बच्चों वेलकम बैक टू ए स्क्वायर क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन सेम टॉपिक। हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, जिसमें मैं बता दिया था कि किसी भी पार्टिकल का दो नेचर होता है। एक उसका पार्टिकल नेचर होगा, दूसरा उसका वेव नेचर होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर? तो पार्टिकल नेचर मैंने उसके बारे में कहा था कि जिसमें आप क्लासिकल फिजिक्स लगा सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? पार्टिकल। और पार्टिकल तो उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, उसका कुछ मास होगा, वेलोसिटी होगा, टाइम के साथ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा। ये सब बात हमने कहा था। पहचानोगे कैसे कि कौन सा पार्टिकल है कौन सा वेव है? तो हम लोगों ने देखा था कि अगर पार्टिकल है तो एक टाइम पे सिंगल एग्जिस्टेंस होगा, एक टाइम पे पार्टिकल एक ही जगह पे हो सकता है। लेकिन अगर वेव है तो मोर देन वन एग्जिस्टेंस एट ए सिंगल टाइम, एक टाइम पे एक से ज्यादा प्लेस पे वेव क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ये बातें हो चुकी थी। फिर उसमें हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव। वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव क्रिस्ट एंड ट्रफ, उसके लेंथ को बोलते हैं वेवलेंथ। सेकंड था एम्पलीट्यूड, फोर्थ थर्ड था फ्रीक्वेंसी, देन था वेव नंबर, देन था वेव वेलोसिटी। फिर हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव देखे थे। फिर उसके बाद में एक रिलेशन देखे थे, वेलोसिटी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ ऑफ वेव, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी वेवलेंथ को उसकी फ्रीक्वेंसी को उसके वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वेलोसिटी ऑफ वेव निकल जाएगा। v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वेव वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसी पे हम लोग वेव नेचर में आगे पढ़ते हैं। हम लोग एक टाइप का वेव पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? आप ध्यान से समझना। इसमें दिया किसने था? तो ये मैक्सवेल ने दिया था, गिवन बाय मैक्सवेल। ध्यान से समझना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। मैक्सवेल ने कहा कि जितने भी वेव होंगे वो किसी ना किसी डायरेक्शन में क्या करेंगे? प्रोपोगेट करेंगे। अगर कोई हॉटर बॉडी है, अगर कोई कोल्डर बॉडी है, अगर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी हो रहा होगा तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्होंने कहा किसी भी वन बॉडी से अनदर बॉडी में अगर एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा। एंड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ जो वेव होगा उसके करस्पॉन्डिंग उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड बोथ द फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वन बाय वन कुछ पॉइंट ध्यान से देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखना, light is transmitted in the form of electromagnetic wave. Light is transmitted in the form of electromagnetic wave. These waves are associated and these waves are, as लिखना, these waves are oscillating in between electric field and magnetic field. In between electric field and magnetic field, where both the field line are perpendicular to each other. Both the field line are perpendicular to each other. सिंपल से उन्होंने कहा कि कोई भी अगर लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, कोई भी फॉर्म में अगर लाइट ट्रांसमिट हो रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में इसको ईएम वेव भी बोलते हैं। और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ऑसिलेट करेगा या ट्रांसमिट करेगा तो उस इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इस पॉइंट को समझ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। बेसिकली जेड एक्सिस ये परपेंडिकुलर है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, एक्स जेड के परपेंडिकुलर है एंड जेड एक्स के परपेंडिकुलर है। तो इस तीन एक्सिस है तो इनके बीच में लाइन के प्लेन कितने होंगे? तीन। ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ध्यान से देखना, ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है। ये जो प्लेन है जो मैं अब बना रहा हूं तो हम लोग बोलते हैं एक्स जेड प्लेन। ध्यान से देखो, तीनों प्लेन आपको परपेंडिकुलर दिखेंगे। ये वाई जेड प्लेन है। अब ध्यान से आपको देखिएगा, तीनों सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये प्लेन ऐसे, ये प्लेन ऐसे और ये प्लेन ऐसे है। और इस प्लेन में अगर मैं आपको दिखा दूं तो समझो ये वेव अगर एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रहा है तो इसका जो, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। तो अगर प्रोपोगेशन ऑफ वेव एक्स एक्सिस के अलोंग है, का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड
और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये जेड एक्सिस के लंब होगा। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल ने कहा कि अगर कोई प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, अगर कोई लाइट ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम एनी सोर्स, तो इस केस में जो वो प्रोपोगेट करेगा ये इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट भी तो वेव ही है ना, तो किस वेव के फॉर्म में करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैक्सवेल ने समझाया। कहा ईच वेव is oscillating between their corresponding electric field and magnetic field. Both the field lines are perpendicular to each other and that their direction of propagation is also perpendicular to their electric field and magnetic field. अगर मैं वेव के फॉर्म में दिखाऊं तो ये कुछ इस डायरेक्शन से होगा, ध्यान से देखना। मैंने ब्लू पेन से बनाया वो आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखो यहाँ एक्स वाई प्लेन में, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है आपको, ये वेव ऐसे दिख रहा है, ये एक्स वाई प्लेन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक्स जेड प्लेन में होगा। हर प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, और ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं वाई जेड प्लेन। और ऑल द प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो सारे प्लेन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। इतनी बात समझ में आ रही ना? तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कुछ ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया? ये एक्सिस जेड है और ये एक्सिस आपका क्या है? तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। आप ये डायग्राम बना लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना। ऑफ एनर्जी which was known earlier. Second point, light is a form of energy which was known earlier. This is the energy transmitted from one body to another body. This is the energy transmitted from one body to another body. Wave one body to another body in the form of wave, and these waves are travel with the same speed of light. और ये जो वेव ट्रेवल करेंगे वो किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे? तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 3 लाख पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी को सेंटीमीटर में लिखोगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ज्यादातर हम लोग 3 × 10⁸ यूज करेंगे। एंड दिस वेव आर ट्रेवल विथ सेम स्पीड विथ दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ब्रैकेट लिखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, and these waves are called electromagnetic wave, and these waves are called electromagnetic wave. And इसका fourth and last point लिखना, these waves do not require any medium for their propagation. These waves do not have any medium for their propagation. और इसके propagation के लिए इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा मेन डिटेल्स में। यहाँ पे शॉर्ट में, क्योंकि ड्यूअल नेचर ऑफ हम लोग पार्टिकल पढ़ते हैं, तो किसी भी मैटर का एक पार्टिकल नेचर भी है और दूसरा वेव नेचर भी है। किसी भी मैटर का एक पार्टिकल नेचर भी है एंड दूसरा वेव नेचर भी है। तो इसी के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे होते हैं। समझाया किसने? मैक्सवेल ने। और कहा था एक चीज बहुत पहले ही पता चल गया था कि लाइट किसका एक फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म है। और किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी अगर लाइट ट्रांसमिट कर रहा है दैट इज देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और अगर ये एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इस वेव को, ये वेव किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा? तो विथ स्पीड ऑफ लाइट। और इनके प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ये वेव प्रोपोगेट कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। एंड बोथ द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोथ द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इतनी बात आपको समझ में आई?
तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी वेव है ना उस वेव को देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ पे अरेंज करते हैं, और उससे जो आपको अलग अलग वेवलेंथ का जो रेंज मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसी में एक रे है विजुअल रेज जिसको हम लोग देख पाते हैं, और जिसी में हम लोग पढ़ते हैं फिफ्थ गेयर वायलेट टू रेड जिसको हम लोग रेड टू देख पाते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जरूरी नहीं कि सारे को आप आंख से देख पाओ, ओनली विजुअल रे को ही हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो नेक्स्ट निकालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना उसको वेवलेंथ के क्रॉसिंग हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव on increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequency, that is called as electromagnetic spectrum. स्पेक्ट्रम मतलब होता है सीरीज ऑफ वेवलेंथ। जब भी आप कोई प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट को पास कराते हो तो ये डिफ्रेक्ट होकर 7 कलर ऑफ लाइट में ब्रेक हो जाता है, और उससे जो मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, जहां पे कोई भी दो कलर के बीच में आपको गैप नहीं मिलता। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थे उसको मैंने क्या किया, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हर वेव का मैंने रेंज लिखा है, वेवलेंथ लिखा है इन एंगस्ट्रॉम। ये क्या लिखा है, वेवलेंथ लिखा है। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखोगे तो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे लोएस्ट वेवलेंथ किसका है, कॉस्मिक रेज, देन अल्फा रेज, देन एक्स रेज, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, विजुअल रेंज जिसको अपन देख पाते हैं। नेक्स्ट अगर देखोगे तो आईआर मतलब इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ होता है, एंड रेडियो वेव। वो है जो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ के फॉर्मेट में लिखते हैं। आप पढ़ोगे तो कॉस्मिक, अल्फा, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, ये म्यू फॉर माइक्रो, देन क्या है, रेडियो वेव। और इसका अगर वेवलेंथ देखोगे तो ये 10⁻⁴ to 10⁻⁻2, -2 से -1, 10⁻⁻1 से 150, 150 से कितना 300। और विजुअल रेंज, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विजुअल रेंज का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रेंज कितना है, तो 3800 एंगस्ट्रॉम टू 760 एंगस्ट्रॉम, ये विजुअल रेंज का है। विजुअल रेंज को फर्दर फिर अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा VIB GYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर वायलेट की बात करोगे तो 3800 से 43 ये वायलेट होगा, 43 to 4500 इंडिगो होगा, 45 to 4900 ब्लू होगा, 49 to 5500 ग्रीन होगा, 55 to 5900 येलो होगा, 5900 to 650 ऑरेंज होगा, एंड अप टू 760 एंगस्ट्रॉम तक ये क्या होगा, ये रेड लाइट होगा। अब याद करो हम लोग लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू देयर वेवलेंथ। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोगों ने देखा ऑल द वेव आर ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। तो बेसिकली ये जो v जो है जिसको आप बोलते हो वेलोसिटी ऑफ वेव, इसी को क्या बोल सकते हो, होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। अब ध्यान से देखना ये जो वैल्यू क्या हो गई 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कांस्टेंट हो गया, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जो फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो किसी भी वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस अगर मैं कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव तक जा रहा हूँ, कॉस्मिक वेव टू रेडियो वेव तक जा रहा हूँ, तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ बढ़ रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूँ तो लैम्डा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, कॉस्मिक रेज का, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या कहाँ होगा, रेडियो वेव का। तो यहाँ पे जो वेव है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, ये क्या होगा, मैक्सिमम। न्यू क्या, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो न्यू क्या होगा, मिनिमम, और लैम्डा क्या होगा। हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है, रेड का, और सबसे लोएस्ट वेवलेंथ किसका है, वायलेट। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे लोएस्ट एनर्जी रेड का होगा और सबसे हाईएस्ट एनर्जी वायलेट का होगा। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
तो एक बात तो समझ में आ गई कि जिस वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम। तो इस वेव की अगर बात करोगे तो इसका जो लैम्डा है ये मिनिमम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा करोगे तो इसका लैम्डा क्या है, मैक्सिमम, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा। दूसरा एक और चीज मैं आपको कंपेयर करा दूं, अगर आपको कहे कि इस वेवलेंथ का तो मैंने लैम्डा दे दिया 3800 एंगस्ट्रॉम, आपसे पूछे नहीं फ्रीक्वेंसी बताओ, तो इस फॉर्मूला से लगा दो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा। अगर इस फॉर्मूला से अगर आप लगाओगे, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, इसी को लिख सकते हैं c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो इससे आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई लैम्डा। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, ये मीटर पर सेकेंड है। और लैम्डा की बात करोगे तो लैम्डा कितना है, 3800 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में लाओगे तो 10⁻⁻10। तो इस वैल्यू को जो आप सॉल्व करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 3800, और एंगस्ट्रॉम को लिखोगे तो ये 10⁻⁻10 हो जाएगा, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो 10⁻, ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो से, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो +8, तो ये आ जाएगा 3/38 इंटू 10⁻16 पर सेकेंड, या इसी को बोल सकते हो 16 हर्ट्ज। तो किसी भी अगर वेव का आपको आइदर वेवलेंथ दिया हो तो उससे उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी गिवन होगा तो वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा और उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा। है क्या स्पेक्ट्रम, तो मैंने क्या कर दिया, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने भी नेचर में वेव थे, फ्रॉम कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव, मैंने सबको इंक्रीजिंग वेवलेंथ पे रख दिया। अगर वेवलेंथ इंक्रीजिंग है, ध्यान से देखो, अगर वेवलेंथ इंक्रीजिंग होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग होगा, और इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपसे पूछे सबसे लोएस्ट वेवलेंथ किसका होगा, तो कॉस्मिक रे। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होगा, तो रेडियो वेव। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, और लोएस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फिर पूछेगा विजुअल रेंज का क्या है, तो विजुअल रेंज का जो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है 3800 टू आता है 7600। 38 पे वायलेट होगा, 76 पे क्या होगा, रेड होगा। तो ये जो है वायलेट टू रेड, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, डिक्रीजिंग एनर्जी। एनर्जी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी से थोड़ा आप सुनते चलो। तो सबसे पूछो लोएस्ट एनर्जी किसका होगा, तो रेडियो वेव का। हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा, कॉस्मिक रेज का, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग वेव नेचर पढ़ रहे थे, और यहाँ पे आपका वेव नेचर कंप्लीट होगा। और जितने भी नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें विजुअल रे को भी, विजुअल रेंज में ही जो लाइट होते हैं, जो 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 जो होते हैं, उसी को अपन आप देख पाते हैं। और इससे आगे आ जाओगे इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो, तो इसकी एनर्जी जो क्या होगी, कम होगी, लेकिन इधर जो यूवी है, एक्स है, अल्फा है, कॉस्मिक है, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक बार आप फिर से रिकॉल करोगे तो आपका देखो कॉस्मिक रे है, अल्फा है, एक्स रे है, अल्ट्रा वायलेट है, विजुअल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है एंड रेडियो वेव है। और विजुअल में बात करोगे तो वायलेट टू क्या है, रेड, हम लोग विव गेओड याद रखते हैं, VIV GYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसमें एक ही फॉर्मूला आ जाएगा कि किसी भी वेव के फ्रीक्वेंसी को अगर उसके वेवलेंथ से आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ वेव। मतलब सिंपल, अब हम लोग ये भी समझ गए कि ऑल द वेव आर ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट c पता चल जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट को बेसिकली c से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आइए इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसको सबसे पहले आज कंप्लीट करेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, तो आइए हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसी पे बेस्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेस्ड है। पहला कह रहा है, 3 क्वेश्चन लोग लिए हैं, कुछ और करेंगे। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। जैसे रेडियो मिर्ची बिग FM रेडियो स्टेशन है, FM चैनल है, उसी टाइप से विविध भारती गवर्नमेंट का था, विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ
1368 किलो हर्ट्ज। तो अगर आइए सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। फ्रीक्वेंसी कितना है 1368 किलो हर्ट्ज। अब ध्यान से देखना है किलो और हर्ट्ज, हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकेंड, हर्ट्ज एचजेड को बोलते हैं साइकिल पर सेकेंड या पर सेकेंड बोलते हैं, और किलो का मतलब होता है 10⁻³ तो इसको आप लिखोगे तो आ जाएगा 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी है। कह रहा है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड बाय ट्रांसमीटर, इस फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बताओ। तो अपने को निकालना क्या है लैम्डा। तुमको पता है स्पीड ऑफ लाइट सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हर्ट्ज यहाँ पे पर सेकेंड में। फॉर्मूला क्या है c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। फॉर्मूला क्या है c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। अपने को क्या चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c बाई न्यू। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे वेवलेंथ कितना है 1368 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड से पर सेकेंड क्या हो गया कैंसिल, तो आपको वेवलेंथ मीटर में आ जाएगा। ये 10⁻³ से ये कितना हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 301368 ये मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 219.3 मीटर। दिस विल बी योर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग था, रेडियो स्टेशन विविध भारती फलाना ढिमका था। कोई भी एक रेडियो स्टेशन विविध भारती रेडियो स्टेशन है जो कितने फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, तो 1368 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को समझो, किलो मतलब 10⁻³ हर्ट्ज पर सेकेंड को बोलते हैं। वेवलेंथ पूछा है तो वेवलेंथ इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। c स्पीड ऑफ लाइट है पता है 3 इंटू 10, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 वैसे c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नीचे भी पर सेकेंड कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁵ अपॉन 1368 डिवाइड कर दोगे तो 219.3 मीटर में आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम में लिखोगे तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो अगर ये वैल्यू को आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा 219.3 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। इस विल बी योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन तो काफी आसान था, हम लोगों ने काफी अच्छे से देख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कह रहा है कैलकुलेट न्यू बार। न्यू बार किसको बोलते हैं वेव नंबर, तो होता है 1 बाई लैम्डा इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। तो आपको एक वेव नंबर निकालना है और दूसरा क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो गिवन क्या है लैम्डा कितना 5800 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 अब देखो सेंटीमीटर में चाहिए ना तो यही चेंज कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 5800 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। वेवलेंथ कितना मीटर में कितना हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में लिखोगे तो 5800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये अपना क्या हो गया वेवलेंथ। चाहिए क्या वेव नंबर, तो देख लो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, तो 1 अपॉन 5800 इंटू 10⁻⁻8। ये 10⁻2 10⁻�8 ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, तो ये 10⁻⁻6 तो ये 10⁻6 अपॉन 58। अगर ये 50 होता 1 बाई 50 तो 0.2 होता 0.02, तो 0.02 से छोटी वैल्यू होगी। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 0.0172 इंटू 10⁻6, तो इसको लिख लो 1.72 इंटू 10⁻4 ये सेंटीमीटर इनवर्स। तो पहला तो हम लोगों से पूछा था वेव नंबर बताओ, तो वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में था, एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में लाया तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिखना। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब क्या कर दिया 1 बाई वेवलेंथ इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, ये आपका सॉल्व हो गया। दूसरा पूछा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप जानते हो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, तो इसको क्या लिख सकते हो न्यू इज इक्वल टू c इंटू वेव नंबर। वेव नंबर लिख सकते हो ना, और वेव नंबर निकाल चुके तो डायरेक्टली आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 1.7 इंटू 10⁻4
सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स। और इसको अगर सेंटीमीटर लाओगे तो सॉरी आप लिख लो 10⁻10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल। 1.7 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 5.1 इंटू 10⁻14, ये क्या आ गया पर सेकेंड। दिस विल बी योर। एक ही फॉर्मूला पे हम लोग सारा काम कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या, स्पीड ऑफ लाइट या वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक बार देख लो, कुछ नहीं था, वेवलेंथ दिया हुआ था, वेव नंबर यानी फ्रीक्वेंसी, तो वेव नंबर निकाल दिया 1/λ, और फ्रीक्वेंसी यहाँ से देखेना c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू c/λ, और 1/λ को क्या लिख दिया, न्यू बार वेव नंबर। तो वेव नंबर मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। दैट विल बी आवर आंसर। आइए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। ए पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1120 किलोहर्ट्ज। कोई एक रेडियो स्टेशन है जो फ्रीक्वेंसी न्यू वन कितना है 112 किलो हर्ट्ज, तो ये 1120 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। Another रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ए फ्रीक्वेंसी, दूसरा रेडियो स्टेशन है जो कितना फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो 98.7 मेगा हर्ट्ज। मेगा मतलब किलो, मतलब 10⁻³, ध्यान से देखना, किलो मतलब 10⁻³ और मेगा मतलब ये होता है 10⁻6, तो ये आ जाएगा 98.7 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। कह रहा व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ ईच स्टेशन, कह रहा दोनों स्टेशन का वेवलेंथ बताओ। तो अब ध्यान से देख लो, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाई न्यू, तो इससे निकाल दो λ1, पहला रेडियो स्टेशन का वेव नंबर, तो c कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन नीचे में 1120 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो गया, और आपको जो आंसर आएगा वो मीटर में आ जाएगा वेवलेंथ। या देख लो 10⁻³ और 0 10⁻⁴, ऊपर जाएगा -4, तो यह आ जाएगा 8 - 4 4, मतलब 30,000 अपॉन 112। जब इसको डिवाइड करके लिखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.86 मीटर। तो ये पहला फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्या निकला, वेवलेंथ। दूसरे के करस्पॉन्डिंग अगर निकाल दो λ2, तो λ2 कितना जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन इसको लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा 98.7 इंटू 10⁻6 पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 300 अपॉन 98.7 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे 3.03 मीटर, दिस विल बी योर आंसर। तो पहला रेडियो स्टेशन, पहला फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये होगा और दूसरे के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये होगा। दो अलग अलग रेडियो स्टेशन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी था, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाल दिया, अलग अलग वेवलेंथ। दैट विल बी आवर आंसर। इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपको यूनिट को चेंज कर देना चाहिए, यूनिट कैंसिल होना चाहिए, तब आप आंसर निकालोगे। कभी किलो को हर्ट्ज में लाना पड़ेगा, कभी मेगा को हर्ट्ज में लाना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम को मीटर में, सेंटीमीटर में, कहाँ मीटर पर सेकेंड है, कहाँ सेंटीमीटर में है, तो ये सब यूनिट से ध्यान रखना है। फॉर्मूला वही है, c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। आइए कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया है, कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दे दिया रेडियो वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड है, 6 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड है, टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ, दो प्लेनेट से मार्स टू कहाँ मूव कर अर्थ, डिस्टेंस कितना है 8 इंटू 10⁻⁷, 8 इंटू 10⁻⁷ किलोमीटर, इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। कह रहा है हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, क्या पूछा है, कितना टाइम लगेगा। यहां ध्यान से क्वेश्चन देखना कि समझो ये मार्स है, इसको अर्थ पे जाना है, और इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो 8 इंटू 10⁻⁷ किलोमीटर में। कह रहा है कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है, और कोई भी वेव ट्रेवल कर रहा है तो विथ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा होगा 3 इंटू 10⁸। गिवन क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, तो गिवन है फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितना 6 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, डिस्टेंस दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁷ किलोमीटर,
और 1 किलोमीटर में 10⁻³ 1000 मीटर होता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें हम 1000 से तो ये मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻10 मीटर, दैट इज योर डिस्टेंस। स्पीड कितना है? तो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अपने को टाइम चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम इज इक्वल टू ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस 8 × 10⁻10 अपॉन 3 × 10⁸ ये किस में है? मीटर में। ये मीटर पर सेकेंड में, मीटर मीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻²/3, ये 2.67 × 10⁻², ये सेकेंड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं था, सिर्फ दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कह रहा है कितना टाइम लगेगा उसको ट्रेवल करने में, तो ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट से कर रहा है, तो सिंपल डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दिया? वेलोसिटी से। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड था, तो डिस्टेंस को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 2225 एंगस्ट्रॉम ट्रेवलिंग इन वैक्यूम। इसका फ्रीक्वेंसी पूछा है। वेवलेंथ आपको दे रखा है लैम्डा इज इक्वल टू 2225 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर। तो 2225 × 10⁻−10 मीटर ये आपका दिया हुआ है। पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। तो जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 2225 × 10⁻−10। -10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +10। तो +10 और +8 कितना? 10⁻18। तो 18 में से 3 जीरो आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 3000 × 10⁻15 अपॉन 2225। ताकि आपको डिवीजन में इजी हो तो ये करोगे तो यह आ जाएगा 1.349 × 10⁻15। ऊपर किसमें था? मीटर पर सेकेंड में। वेवलेंथ किसमें? मीटर में। तो आपको फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड में निकल जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। तो ये अपना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हम लोग वेव नेचर पढ़ रहे थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेव नंबर ऑफ वेव एंड वेव वेलोसिटी। और इसी के बेस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या किया? कंप्लीट किया। नेक्स्ट आइए हम लोग पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसको पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टिकल नेचर, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो देखते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। एक्सप्लेन किसने किया था? तो प्लांक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था, गिवन बाय प्लांक्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल में पार्टिकल नेचर की थोड़ी बहुत बात की थी, फिर हम लोग वेव नेचर पे चले गए थे। वेव नेचर पूरा आप ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, जहाँ पे डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस ये सब पढ़ोगे, दैट इज द वेव नेचर। उसके गेस पे कुछ प्रूफ भी है। हम लोग इसमें पार्टिकल नेचर पे ज्यादा पढ़ते हैं, जिसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, दूसरा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, जो कल के लेक्चर का टॉपिक होगा। काफी खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर बार क्वेश्चन भी आते हैं। ये केमिस्ट्री में भी मिलेगा। जब फिजिक्स में आप 12th स्टैंडर्ड में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, वहां पे भी एक चैप्टर है एटम एंड न्यूक्लियाई, वहीं पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोबारा से आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। डिफरेंस यही है कि यहाँ पे ज्यादातर यूनिट हम लोग जूल में लेते हैं, वहां पे सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, बस इतना ही फर्क है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लाने के लिए मैंने बता दिया था, 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे वो जूल में आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। डिफरेंस कुछ नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहता क्या है, या प्लांक्स साहब ने एक्सप्लेन क्या किया था। तो प्लांक्स ने कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग पढ़ते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट इमिट कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। सिंपल, एकदम आसान भाषा में समझो। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये काफी पहले पता चल गया था। मैक्सवेल ने कहा कि अगर कोई पार्टिकल लाइट इमिट या एब्जॉर्ब करे, दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो वेव जो ट्रेवल करेगा विद स्पीड ऑफ लाइट से। प्लांक्स ने कहा कि अगर कोई बॉडी लाइट इमिट कर रही है और दूसरा बॉडी लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, तो क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है इन बिटवीन दीज टू बॉडी।
और समझो कि अगर इन दिस टू बॉडी के बीच में 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि 10 जूल का एक एनर्जी निकलेगा और 10 जूल इसमें आ जाएगा। प्लांक्स ने कहा कि अगर लाइट एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा ना तो वो कभी कंटिन्यूअसली नहीं होकर के डिसकंटिन्यूअसली होगा और वो एक स्मॉलेस्ट पैकेट के फॉर्म एनर्जी होगा। एनर्जी का भी एक छोटा स्मॉलेस्ट पैकेट होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज क्वांटम। समझो अगर इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट 10 जूल एनर्जी आ रहा है तो अगर 1 जूल का एक क्वांटम है तो 10 क्वांटम ट्रेवल करेंगे तब जाकर के एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 जूल की एक एनर्जी यहां से निकलेगी, ये 10 जूल ये ऑब्जेक्ट इमिट करेगा, 10 जूल ये ऑब्जर्व उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं होगा। लिखना, एक सेंटेंस लिखना, फिर वन बाय वन हर सेंटेंस को मैं समझा रहा हूं। लिखना, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, the smallest quantity of energy which can be emitted or absorbed, according to Planck's quantum theory, the smallest quantity of energy that can be emitted and absorbed in the form of electromagnetic wave, in the form of electromagnetic wave is called quantum of light, is called quantum of light. प्लांक्स ने सिंपल यही बात कहा कि कोई भी स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी या तो वो इमिट हो या एब्जॉर्ब हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी छोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्वांटम। हम लोग क्वांटम सुना होगा, क्वांटाइज एक बार और पढ़ चुके थे, चार्ज इज क्वांटाइज। जब भी चार्ज होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। दैट मींस जब भी कोई एनर्जी होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस क्वांटम ऑफ एनर्जी के फॉर्म होगी। तो बेसिकली क्वांटम है क्या, तो मैं कह सकता हूं इट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको क्या बोलते हैं, क्वांटम। अगर आप लाइट की बात करोगे, इन केस ऑफ लाइट, तो इसी क्वांटम को हम लोग लाइट के कैसे बोलते हैं, फोटोन। इन केस ऑफ लाइट दो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, इसी को बोलते हैं फोटोन। In case of light, the smallest form of energy that is called as photon. According to Planck's, energy coming out from any source, energy coming out from any source is always integral multiple of, is always integral multiple of the energy of photon, is always integral multiple of the energy of photon, multiple of energy of photon। अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी को E नॉट ले लूं तो जो एनर्जी आ रही है कोई भी सोर्स या तो इमिट या एब्जॉर्ब करेगा, तो E इक्वल टू होगा इंटीग्रल मल्टीपल n इंटू E नॉट। n क्या होगा, एनी इंटीजर, जो n क्या होगा, एनी इंटीजर, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो जब भी किसी सोर्स से अगर एनर्जी ट्रांसमिट या एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्या होगा, फोटोन। फिर प्लांक्स ने कहा कि किसी भी रेडिएशन में जो फोटोन है, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी या स्मॉलेस्ट बंडल ऑफ एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट प्लांक्स ने कहा any photon is directly proportional to frequency of radiation, is directly proportional to frequency of radiation। तो हम लोग यही लिखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन E नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं, E इज इक्वल टू h इंटू न्यू, वेयर h ये प्लांक्स ने दिया था इसलिए इसको हम लोग उसी के नाम पे बोलते हैं, वेयर h इज कॉल्ड एज प्लांक्स कांस्टेंट। अब ध्यान से देखना, ये एनर्जी इसकी यूनिट जूल, फ्रीक्वेंसी ये सेकंड इनवर्स, तो h का यूनिट क्या हो जाएगा। अब इसको जूल में आना है तो इसमें सेकंड ऊपर कैंसिल होना चाहिए, तो जूल इनटू सेकंड, तो जो h होगा इसको हम लोग बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होगी
ये 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। अगर किलो जूल में बात करोगे तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻37 किलो जूल, 0.626 इंटू 10⁻⁻27 ERG पर सेकेंड। क्यों? तो बेसिकली 1 ERG इज इक्वल टू होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 10⁻⁻7 जूल। कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल अपॉन इंटीग्रल जो एनर्जी ऑफ फोटोन, और जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एज, उसी को क्या बोलते हैं, फोटोन। तो जो E होगा वो n इंटू ई नॉट होगा, जो E होगा वो n इंटू ई नॉट होगा। फिर प्लांक्स ने कहा एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो जो E नॉट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, न्यू, और वेयर न्यू ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो E नॉट इज इक्वल टू h इंटू न्यू, वेयर h इज कॉल्ड एज प्लांक कांस्टेंट, जिसका यूनिट जूल इंटू सेकंड है, और इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। तो अगर यहीं पे ये वैल्यू को पुट कर दो, आप उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे, ये मिटा देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू n इंटू h इंटू न्यू, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, और जनरली नंबर ऑफ फोटोन अगर नहीं मेंशन करना है तो आप h इंटू न्यू लोगे। फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप जानते हो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई लैम्डा। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को अगर आप मॉडिफाई करोगे तो E इज इक्वल टू पहला फॉर्मूला या तो h न्यू यूज करोगे और न्यू के जगह c बाई लैम्डा डाल दोगे, तो E इज इक्वल टू sc अपॉन लैम्डा। ध्यान रखना यहाँ पे h जूल इंटू सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड है, तो ये एनर्जी जो होगी ये जूल में होगी। यहाँ पे ध्यान देना, इसमें एनर्जी जूल में होगी, प्लांक कांस्टेंट जूल इनटू सेकेंड, ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और ये लैम्डा किस में होगा, लैम्डा इन मीटर होगा। तो ये एनर्जी फिर वापस से क्या आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा था, अब देखो प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो एनर्जी जो है यहाँ पे जो देखोगे तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और यहाँ पे h और c दोनों कांस्टेंट है, तो देखो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वेवलेंथ। तो किसी लाइट का अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ बढ़ रहा था, तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, कम। समझ में आ गया? दैट इज योर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को शॉर्ट में अगर रिकॉल करोगे तो प्लांक्स ने पहली चीज आप शॉर्ट में रिकॉल कर लो कि किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फ्रीक्वेंसी होगी। तो energy of any propagation, energy of any radiation in the form of electromagnetic wave and their energy directly proportional to frequency, तो E is equal to h nu, या अगर वेवलेंथ की बात में करोगे तो E is equal to sc upon lambda, that is energy is directly proportional to frequency while inversely proportional to wavelength। पहली चीज याद रखना कि फोटोन या क्वांटम, जनरली अगर लाइट की बात करोगे तो फोटोन काटते हैं, जनरली हम क्वांटम बोलते हैं। फोटोन और क्वांटम इज स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब या दैट कैन बी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, and the wave, the energy of that radiation is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, और जो उस रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो फोटोन के इंटीग्रल एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल होगी। फिर प्लांक्स ने कहा था वो फोटोन की एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू h न्यू। तो जो नेट एनर्जी है उस रेडिएशन का वो कितना होगा, नंबर ऑफ फोटोन मल्टीप्लाई वन फोटोन की एनर्जी, तो E इज इक्वल टू n इंटू ई नॉट की जगह डाल दो h न्यू, तो फिर क्या निकलेगा, नंबर ऑफ फोटोन। तो कभी आपसे पूछे नंबर ऑफ फोटोन बताओ, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ फोटोन बताओ, तो जो रेडिएट एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, जो रेडिएशन की टोटल एनर्जी है, ई टोटल को एनर्जी ऑफ किससे डिवाइड कर दोगे, फोटोन से, या टोटल एनर्जी को h न्यू से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन। दैट्स इज योर व्हाट, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। आइए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पे हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं। बेसिकली प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या था, तो प्लांक्स ने कहा था किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगी। किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगी। तो इन्होंने कहा E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, और 1/लैम्डा को वेव नंबर भी लिख सकते हो, तो एस सी इंटू वेव नंबर, ये आपकी क्या एनर्जी है किसी भी रेडिएशन की। दूसरा, उन्होंने कहा था रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन होगी। तो एक और फॉर्मूला कह सकते हो कि E इज इक्वल टू n इंटू एच नॉट, वेयर n क्या है, ये नंबर ऑफ फोटोन है। यही अपना प्लांक्स क्वांटम थ्योरी था, इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट हैविंग वेवलेंथ 5.862 into 10⁻16 मीटर पर सेकेंड इन जूल। तो कह रहा है कोई सोडियम लाइट है, उस सब में अपने को जाना नहीं है, अपने को सिर्फ क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को कैसे हिट करना है। अपने को वेवलेंथ दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, लैम्डा आपको दे रखा है 5.862 into 10⁻16 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर वेवलेंथ। इसमें कह रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन बताओ, कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी बताओ। तो E इज इक्वल टू क्या लगाओगे फॉर्मूला, एच सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन बताओगे E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। दिया हुआ एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा हुआ है, आप पुट कर दो। H की वैल्यू ये कितना 6.626 इंटू 10⁻−34, ये जूल इंटू सेकेंड, मल्टीप्लाई C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वेवलेंथ किसमें, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, वेवलेंथ सॉरी मीटर में होगा, पर सेकेंड नहीं होगा, वेवलेंथ मीटर में होगा, ये होगा 5.862 इंटू 10⁻16, ये किसमें होगा, मीटर में। तो एनर्जी जूल में आना चाहिए, तो देखो ये जूल सेकंड से ये सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर, तो आपको एनर्जी क्या जाएगा जूल में। अब ध्यान से देखो ये कितना जाएगा 6.626 मल्टीप्लाई 3। अब देखो ये -16 ऊपर जाएगा तो +16 प्लस 8 कितना 24, तो मल्टीप्लाई 10⁻34 इंटू 10⁻24 अपॉन 5.862। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 10⁻, कितना जाएगा 10, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻−10 जूल। दिस विल बी योर आंसर। ध्यान से देख लेना कि 6.626 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5.862, आप इस कैलकुलेशन को कर लेना। ये कैलकुलेशन तो आप देखो ना 6th-7th लेवल का आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3.3 के अप्रॉक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻10 जूल, दैट इज योर आंसर। तो किसी भी रेडिएशन में आपको फिर वेवलेंथ दी हुई थी और आपसे क्या पूछा था, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। बस आप यूनिट का ध्यान रखना, इसमें ये जरूरी है। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि कैलकुलेट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करोगे, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन, आपको वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है कितना 4000 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान रखना जो जूल है वो ऐसा यूनिट है, एनर्जी पूछा है ना, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, तो जूल ऐसा यूनिट सिस्टम है, और ऐसा यूनिट सिस्टम में मीटर आएगा ना, तो इसको यहीं पे चेंज कर लेना 4000 इंटू 10⁻−10 मीटर। तो आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻, देखो +3 और -10 -7, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 3/4 इंटू 10⁻15 मीटर। सॉरी मीटर तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये नीचे में क्या आ जाएगा मीटर, तो ये मीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा हर्ट्ज। समझ में आ गया। दूसरा पूछा इसमें एनर्जी बताओ, तो ये फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल लिया, अब एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी इज इक्वल टू लगा दो डायरेक्टली H इंटू न्यू, क्योंकि न्यू निकाल चुके हो फ्रीक्वेंसी,
तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻15। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको शॉर्ट में मैं कितना ले लूँ, 6.6 मल्टीप्लाई 3/4 ले लूँ, और ये देखो अगर ये 14 होता तो ये -20, तो इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको सॉल्व करो 0.9 इंटू 10⁻⁻19 जूल दिस विल बी योर आंसर। तो पहले हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, फिर क्या निकाल लिया, एनर्जी। फ्रीक्वेंसी c/लैम्डा से निकाला। इसमें देखोगे तो ये जूल इंटू सेकेंड और ये फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड का ये सेकेंड पर सेकेंड कैंसिल, तो ये आंसर किसमें आ जाएगा, जूल में। तो काफी छोटा सा क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। कह रहा है विच हैविंग हाईएस्ट एनर्जी। पहला है फोटोन ऑफ वायलेट 4000 एंगस्ट्रॉम, रेड 7000 एंगस्ट्रॉम। अगर वैसे बात किया जाए तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम। तो डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं ना, इसी फॉर्मूला से देखो ना, E इज इक्वल टू SC/लैम्डा। तो जिसका ये ज्यादा एनर्जी क्या कम, तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम। तो मैं कह सकता हूं यहीं पे एनर्जी ऑफ रेड कम होगी एनर्जी ऑफ वायलेट से। तो अगर एमसीक्यू में होता तो डायरेक्टली हम लोग बिना सॉल्व किए न्यूमेरिकली आंसर टिक कर देते, बट अभी सीख रहे हैं तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो केस 1 में कह रहा है वायलेट, तो लैम्डा भी मतलब वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इतना कोई दिक्कत। तो इस केस में इसकी एनर्जी निकालो, एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा से h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 ये जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर c, दिस इज योर h, अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये मीटर से ये मीटर कैंसिल, ये सेकंड, ये पर सेकंड से ये सेकंड कैंसिल। देखो ना, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल, ये पर सेकंड से ये कैंसिल, तो आंसर जूल में आ जाएगा। -7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +7, तो 8 + 7 कितना 15, और 10⁻+15 और -34 तो कितना आ जाएगा, -19। तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 3/4 इंटू 10⁻⁻19। ये 4.9 इंटू 10⁻⁻19 जूल ये निकल जाएगा। ये किसका निकल रहा, एनर्जी ऑफ वायलेट लाइट। अब आ जाओ हम लोग एनर्जी ऑफ रेड लाइट निकाल देते हैं, ये यहीं पे निकाल देता हूँ एनर्जी ऑफ रेड लाइट। एनर्जी ऑफ रेड लाइट, तो लैम्डा ऑफ रेड कितना है, 7000 एंगस्ट्रॉम। अब देखो 4000 इंटू 10⁻10, तो 4 इंटू 10⁻7, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो एनर्जी इज इक्वल टू 6.626 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁸ अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻7। तो पावर सब तो सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। सॉल्व करोगे तो इससे तो थोड़ा सा छोटी वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ 4 था, यहाँ 2.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देख लो, ये एनर्जी ऑफ रेड है और ये एनर्जी ऑफ वायलेट, एनर्जी ऑफ रेड, तो एनर्जी ऑफ रेड कम है एनर्जी ऑफ वायलेट से। आपसे कभी क्वेश्चन कहता है दोनों का रेशियो बताओ, एनर्जी ऑफ वायलेट अपॉन एनर्जी ऑफ रेड बताओ, तो ये कितना हो जाता, 4.9 10⁻⁻19 अपॉन 2.8 इंटू 10⁻⁻19, तो ये 49 अपॉन। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा। तो सिंपल दो लाइट का वेवलेंथ यहाँ पे गिवन था, आपसे दोनों में कह रहा था एनर्जी कंपेयर करो। कॉन्सेप्ट वाइज अपन जानते हैं जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, बट न्यूमेरिकली हम लोग ने सॉल्व करके देखा तो यहाँ पे रेड की एनर्जी कम। रेशियो जो निकाला तो वो 7/4 आ गई। ओके, आप लिख लो आराम से, बस इसी तरह आप सिस्टमेटिक सॉल्व करो, आपका खुद न्यूमेरिकल अप्रोचिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Calculate wavelength and frequency of a photon having energy of 2 electron volt। तो एनर्जी कितना दे रखा है, एनर्जी इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले हम लोग इसको जूल में लाएंगे, तो आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो सॉल्व करोगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
तो अब आपको एनर्जी इनडायरेक्टली दे दी, आपसे पूछा क्या है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बताओ। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो इसे निकालोगे लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई। एच पता है, सी पता है, ई पता है, तो आपको लैम्डा नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा लैम्डा। आओ मैं निकाल के बताता हूँ। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा एच की वैल्यू 6.626 10 टू पावर माइनस 34, ये जूल इंटू सेकेंड, मल्टीप्लाई ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल, और नीचे एनर्जी की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये जूल से ये जूल कैंसिल, तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस 19 ऊपर आ जाएगा, तो प्लस 19 और प्लस 8, तो 19 प्लस 8 प्लस 27, और 27 माइनस 34, तो ये आ जाएगा -7। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.626 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3.2 इंटू 10 टू पावर -7। जब इसको हम सॉल्व टू 10 टू पावर -7 मीटर, दिस विल बी योर आंसर। ये किसका निकल गया, वेवलेंथ निकल गया। तुमसे और क्या पूछा बेटा, फ्रीक्वेंसी, तो जानते हो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो 3 इंटू 10 टू पावर 8, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 6.2 इंटू 10 टू पावर -7। तो अगर इसको अप्रॉक्स में कितना लोगे, 6 ले लोगे, तो 3/6 1/2, 1/2 0.5, तो ये 0.5 इंटू 10 टू पावर 15, ये हर्ट्ज, दिस विल बी योर आंसर। तो बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है, क्योंकि जूल मीटर पर सेकेंड ये सब ऐसा यूनिट सिस्टम है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था तो इसको मैंने जूल में लिया। आप आराम से लिख लो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोटोन ऑफ लाइट हैविंग लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी। कह रहा है कि जो फोटोन जा रहा है, एक फोटोन का जो वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। जो लैम्डा यहाँ पे दिया हुआ है ये 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो इससे इस फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो इससे एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा एच से बाई लैम्डा। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8, और लैम्डा यहाँ पे किसमें लेंगे, मीटर में लेंगे, तो 5000 इंटू 10 टू पावर -10, ये क्या गया मीटर। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन निकल गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये +3 और -10, -7 ऊपर जाएगा, तो +7 और +8 कितना, +15, और 34 -15, तो ये हो जाएगा -19। तो 6.626 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, ये एक फोटोन की एनर्जी हो गई। ध्यान से देखना, टोटल एनर्जी जो है, अब ध्यान से देखना, ये E नॉट हो गया। कह रहा है हाउ मेनी फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ, तो मैंने एक फोटोन की एनर्जी निकाल ली, तो E इज इक्वल टू n इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन, ये कितना है 1 जूल, इज इक्वल टू n इंटू E नॉट कितना है, ये वैल्यू 6.626 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 10 टू पावर -19, तो मुझे चाहिए क्या, n। तो यहां से तुम अब जब n निकालोगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 19 अपॉन 6.626 मल्टीप्लाई 3। तो क्या करते हैं इसको 50 मल्टीप्लाई 18 कर लेते हैं, तो 50 मल्टीप्लाई 18 10 टू पावर 18 इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 3 जा 18 और 18 3 जा, तो ये 2.8 के 3 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू होगा, 2.8 इंटू 10 टू पावर 18, ये नंबर ऑफ फोटोन निकल गया। ध्यान से देखना, 6.6 को अप्रॉक्सीमेट 7 ले लो, तो 7 3 जा 21, और 21 2 जा 44, तो ये 2 से थोड़ी वैल्यू बढ़ रही होगी, तो ये अप्रॉक्सीमेट 2.5 के अप्रॉक्सीमेट। या अगर इसको 6 लेते तो 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54, मतलब 3 से छोटा होगा,
और अगर इसको 7 लोगे तो 7 से 21, 2 से ज्यादा होगा तो अप्रोक्सीमेट 2.5, मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2.4 भी हो सकता है, 2.6, आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, ये इसी रेंज में आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन। मतलब टोटल एनर्जी 1 जूल दी हुई थी, एक फोटोन की एनर्जी कितना 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो मैंने एक फोटोन की एनर्जी E0 निकाल लिया, और टोटल एनर्जी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, इससे मैंने n की वैल्यू E/E0 से नंबर ऑफ फोटोन निकाली। तो यहीं पे हमारा अपना कंप्लीट होता है कौन सा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, दैट मीन क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो फोटोन की बात करते हैं कि जब भी टोटल एनर्जी होगी तो वो नंबर ऑफ फोटोन के फॉर्म में इमिटेड होगा। समझ में आया? तो अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल भी किए, थोड़ा सा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएगा। कॉस्मिक रेड से स्टार्ट होता है, ठीक है। विजुअल में हम लोग विव और देखते हैं 37,000 से 760 तक क्या होता है, ये 34 से 7600 एंगस्ट्रॉम तक ये क्या होता है, विजुअल रेंज लाइट होता है। तो एज यूजुअल लेक्चर आपको काफी अच्छे समझ में आ गया। कुछ न्यूमेरिकल हमने किए, यूनिट का ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कन्वर्जन आपको आना चाहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। एज यूजुअल लेक्चर कैसा लगा आप मुझे बताइएगा जरूर। आप ध्यान से पढ़ें, मन से पढ़ें, कंप्लीट अपना नोट्स बनाएं और न्यूमेरिकल सॉल्व करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड थैंक यू।